अच्छा मियाँ साहब, मैं एक और पहलू से भी आपसे बात कर दूं। बात यह है कि एक तरफ यानी ये जो 47th प्रेसिडेंट अमेरिका के आए हैं, ना सिर्फ ये कि इन्होंने मैसिवली शिकस्त दी है इलेक्टोरल कॉलेज में, बल्कि इनका पॉपुलर वोट भी ज़्यादा था। जब ये हिलरी क्लिंटन से जीते थे तो इनके पॉपुलर वोट कम थे और ये जीते थे उसमें जिसे आप कह रहे हैं इलेक्टोरल कॉलेज में। और एक और मैं बात बता दूं, जब भी इस तरह की रियासतें इस तरह के इशूज से जब आमना सामना होता है, कानून शानून चलता रहता है। गरीब आदमी तो पे ज़्यादा चलता है, वो अमीरों पे कम ही चलता है। अमीरों पे चलता होता तो यहाँ ज़मानतों के लिए भागने वाले जो है वो हुक्मरानों के ऐवानों में ना पहुँच जाते। तो वहाँ इस वक्त सोसाइटी इतनी ज़्यादा जो है वो डिवाइडेड है और वहाँ पे इतना ज़्यादा। वैसे मुझे एक बात बताएं, लेकिन दिन में तीन शूटिंग। अब ट्रंप तो जीत गए। मेरा सवाल सर है, ट्रंप तो जीत गए, अब तो उनका इम्तहान शुरू हो गया है और सबसे बड़ा इम्तहान जो है जिस पर उनको बड़ा वोट मिला है वो मशरिक़ वुस्ता की जंग है। तो सर क्या आप समझते हैं कि वो मशरिक़ वुस्ता की जंग खत्म कराने में कामयाब हो जाएंगे और वो बराबरी पे खत्म हो रही है या उसमें फलस्तीन पर अमन मुसल्लत किया जाएगा? उनकी सबसे बड़ी जंग मियाँ साहब, मैं माफी चाहता हूँ, एक और होगी। जो ब्लू कॉलर वर्कर ये समझता है कि हमें जो देखे ना, मिडिल ग्राउंड खत्म कर दी उन्होंने, दरमियान में खेलती थी डेमोक्रेट्स भी और रिपब्लिकन भी। इसके बारे में गोर विडेल इनका एक बहुत बड़ा दानश्वर था। उसने कहा था कि अमेरिका में दरअसल एक पार्टी है, प्रॉपर्टी पार्टी, उसके दो विंग हैं, एक डेमोक्रेट्स हैं और एक रिपब्लिकन है, और मिडिल विंग में खेलते हैं, दरमियान में खेलते हैं, किसी दूसरी पार्टी को एंटर नहीं होने देते। इस इलेक्शन ने एक बात जो सबसे बड़ी जाहिर की है वो ये कि एक बड़ी तीसरी लेबर पार्टी की वहाँ पे बहुत शदीद ज़रूरत है, जिसकी इजहार नहीं होता, जिसके मसाइल जो है वो रिफ्लेक्ट नहीं होते, ट्रांसलेट नहीं होते। स्लोगन क्या है? ओ जी अबार्शन करनी है नहीं करनी, गे राइट्स क्या होते हैं, ये वारदात जो है बड़ा अरसा से चल रही थी। पार्टी बनने नहीं दी जा रही या बनती नहीं है? वहां पर मुआशरा सिर्फ दो पार्टियों के गिर्द घूम रहा है। नहीं, दो पार्टियां नहीं, मैंने अर्ज किया ना, वो एक पार्टी के दो विंग थे। अब उनमें भी एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लिक्ट आ गई है। अब बात यह कि जो इकोनॉमिक अपस्विंग का ज़माना था, जो मैंने कल भी अर्ज किया, 1946 से लेकर 73 तक, जब लोगों के मेयार ज़िंदगी बेहतर हो रहे थे, जब बढ़ रहे थे 2% तकरीबन जो है वो रियल वेज बढ़ रही थी। अब वो जो रियल वेज है उसने नोज डाइव लेनी शुरू कर दी है। वहाँ पे अब 5 बंदे घर के काम करते हैं तो रोटी नहीं खा सकते। अब वो लोग आ रहे हैं। अब ये असल में मैं यहाँ स्टोरी को ख़त्म करता हूँ। इसने एक अनकॉन्शियसली काम किया है, इसने फ्लड गेट्स खोल दिए हैं उस तमाम तबके के जिसका अमरीकी निज़ाम सियासत में कोई एक्सप्रेशन नहीं था। अब वो अपना एक्सप्रेशन ढूंढेंगे और ये ट्रंप से ना डरें। जैसे मैं कहा करता हूँ कि इमरान खान से ना डरो उससे जो उसके बाद आएगा, और ट्रंप से ना डरो उससे डरो जो ट्रंप के बाद आएगा। आगे बढ़ते हैं मियाँ साहब, इजराइल की बात करते हैं। हमने कोशिश की। जी मियाँ साहब आप बात कर लें, फिर आगे बढ़ते हैं। जी काजी साहब, मेरा सवाल ही वही है। आज भी नेतन्याहू ने आज अपने वजीर दिफा को बरतरफ कर दिया। वहाँ तो बड़ी ही अनरेस्ट है उस इजराइल के अंदर, बगावत का सा माहौल है और एक दूसरे का इत्तेमाद जो है वो ख़त्म हो रहा है। और इधर ट्रंप जो है वो इलेक्शन जीत गए हैं, ट्रंप के दोस्त भी हैं नेतन्याहू, और वो कह भी रहे हैं कि हम इसको जो है वो ख़त्म कराएंगे जंग को। तो क्या ये जंग ख़त्म होती हुई, किस तरह जंग ख़त्म होती हुई नज़र आ रही है? मेरे साहब, मैं एक आपको बड़ी फंडामेंटल बात बताऊं। मैं अमेरिका में रहा हूं और बहुत से एक्स आर्मी मैन जो थे, जो मुख्तलिफ एक्वाडोर में और दाएं बाएं सर्व करते रहे हैं, इस किस्म की नाजायज़ जंगों का हिस्सा रहे हैं अपनी रूलिंग क्लास में। जिस तरह स्मैडले बटलर ने कहा था, स्मैडले बटलर एक बड़ा डेकोरेटेड जर्नैल था, उसकी एक किताब है परपेचुअल वार फॉर परपेचुअल पीस। उसने एक जो बहुत बड़ा माफिया लॉर्ड था उसको एक मशवरा दिया था अपनी किताब में। उसने कहा यार तुमने तो 4 काउंटियाँ लूटी थी, मैंने अमेरिकन रूलिंग क्लास के लिए कॉन्टिनेंट बर्बाद की है, या हमने पूरा लैटिन अमेरिका मैंने उजाड़ के रख दिया। तो बात यह है कि बगैर नज़रिए और बगैर किसी दुरुस्त मकसद के जो जिन जंगों पे मजबूर करते हैं लोग अपनी अफवाज को, उनके अंदर डिजर्शंस होती हैं, वो अंदर से टूटती हैं। और मैं आपको बताऊं, कभी नेट पे जाके देखिएगा कि कितने फ़ौजी जो मुख्तलिफ कैंपेन्स में अमेरिका के फ़ौजी अस्पतालों में पड़े हैं, वो मेंटल असाइलम में पड़े हैं, वो इलाज करवा रहे हैं। और यही इजराइल की आर्मी का हाल हो रहा है। ये अंदर से चटक रही है क्योंकि उसके हर एक फ़ौजी जानता है कि एक नाजायज़ जंग है, हम डिफेंसलेस
बच्चों के चीथड़े उड़ा रहे हैं। आखिर इंसान भी तो होते हैं ना, जहाँ जानवर ज़्यादा हों। तो उसमें अब आर्मी में डीमोरलाइजेशन है। नेतान्याहू इंतहाई अनपॉपुलर हो गया है। हमारे बच्चों पे बहुत जुल्म हुआ गज़ा में, मगर ये जुल्म इनको ले के बैठ जाएगा, क्योंकि अब वो जो नज़रिया था या एक रियासत हमने बनाई आज से 70-75 साल पहले, तो उसके अंदर से नज़रिया ख़त्म हो गया है। सिर्फ बर्बरियत रह गई है और उसकी बर्बरियत की वजह से उसकी आर्मी में अनार्की फैल रही है। इसीलिए जो आपने बात की उसने अपने वज़ीर दिफा को निकाला है। करते हैं 2016 में जब ट्रंप जीता था तो उस वक्त उन्होंने सबसे पहला दौरा सऊदी अरब का किया था, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन उस वक्त के हालात और थे, उस वक्त अफगानिस्तान उनको में मामला वो फंसे हुए थे। इस वक्त मशरिक़ वुस्ता में जो हालात हैं वो और हैं। वो जो अमेरिका का दोहरा मेयार है वो तो सामने है ही। अब सर मेरा सवाल ये है कि अमेरिका के साथ सऊदी अरब के अब ताल्लुकात कैसे होंगे, क्योंकि अब मामलात हालात बदल चुके। देखिए, बात यह है कि सऊदी अरब अब लीन कर रहा है चाइना पे, ब्रिक्स पे, इधर जा रहा है। वो जानता है कि जो यूनिपोलर वर्ल्ड है इट इज़ कमिंग टू एन एंड। नई ताकतें इमर्ज कर रही हैं और वो उस तरफ जाएगा। मगर बात क्या है, मैं ज़रा इसको गज़ा से जोड़ के आपको बता दूँ। गज़ा रात को इन सब हुक्मरानों को मिडल ईस्ट में भी सोने नहीं देता। वो खौफजदा इसलिए हैं कि जो उनके अवाम के जज्बात हैं गज़ा के इस बर्बरियत की वजह से, कहीं उनके छाबे ना उलट जाएँ। तो मैं इस पर ज़्यादा मज़ीद बात नहीं करता। मगर आज सऊदी अरब की बात यह है कि सऊदी अरब माशी तौर पर एक बहुत बड़ी ताकत है। इस्लामी दुनिया में उसे एक इंतहाई तकद्दुस की नज़र से देखा जाता है उसकी, क्योंकि वहाँ पे हमारे जो हमारे बुनियादी अकायद से मुंसलिक इंतहाई मुक़द्दस मकामात हैं वो वहाँ पे मौजूद हैं। और दूसरा ये कि लेकिन वो अब इधर नहीं देखेगा। देखें, मोहम्मद बिन सलमान ने मेजर चेंजेस किए हैं। वो क्यों किए हैं उन्होंने चेंजेस? वहाँ आप देख रहे हैं कि वहाँ पे बहुत ऐसी तब्दीली आई हैं जो अनथिंकेबल थी इससे पहले। तो वहाँ लेकिन मैं एक इसमें एक बात और भी अहम है। देखें, ये रियासतें इसलिए भी खड़ी हैं कि क्योंकि इन्होंने अपनी आवाम के लिए बहुत काम किया है। इन्होंने आवाम से कहा कि यार ये आप ह्यूमन राइट्स दाएं बाएं बातें हमसे ना किया करें, अलबत्ता आपके जो मसाइल है वो हम इसका मतलब है कायद साहब कि सऊदी अरब चैलेंज करता हुआ नजर आ रहा है अमेरिका को इस हवाले से कि अगर सुलह होती है या जंग खत्म होती है तो बराबरी की सतह पे हो, वरना नहीं हो सकती। देखें, चैलेंज को ये तो नहीं करेगा कि वो ओपनली करे। चैलेंज यही होता है कि आप जो है वो डॉलराइजेशन का मामला था वो डील ख़त्म हो गई। अब वो जाके जो है किसी और अपनी करेंसियों में भी कारोबार कर रहे हैं। जो रिज़र्व करेंसी जो लास्ट टाइम मैंने पढ़ी थी, मुझे अरसा हो गया है मैं गलत ना कह दूं, मगर अब जो वर्ल्ड बैंक हैं उनमें रिज़र्व करेंसी डॉलर सिर्फ 59% रह गई है। तो इसलिए ज़माना चेंज हो रहा है, एक शिफ्ट आ रही है। और इसी तब्दीली का एक मज़र ट्रंप भी है। ट्रंप भी जो है वो जो तब्दीली नीचे आ रही है, जिसका एक हम जिसका सुनते नहीं हैं, जिसका ज़मीन के नीचे जो एक धमक होती है, तो वो अब अपने आप को मैनिफेस्ट कर रही है। लिहाजा सऊदी अरब भी बदलेगा। और मैं ये समझता हूँ कि जो एकदम से हमें राइट विंग स्विंग नज़र आई है, यूरोप में नज़र आई है, फ्रांस में नज़र आती है, या हमें जो पार्टी इवन लेबर पार्टी वहाँ पे बैठी हुई है बरतानिया में, वो भी यूं कंजर्वेटिव ही समझें, जो केयर आया है। सर अगर देखा जाए तो उस दिन वो तारड़ साहब कह रहे थे, साजिद तारड़ साहब, के ये शायद अमेरिका का आखिरी इलेक्शन हो इस तरह का। तो फिर आपको नज़र आ रहा है फिर अमेरिका भी बदलेगा? देखिए, अमेरिका भी बदलेगा। बात यह है कि एक बात जो किसी मीडिया आउटलेट पे नहीं आ रही वो ये है कि बुनियादी तौर पर ये एक सिस्टेमिक फेलियर है। आप रियासतों में जो लड़ाई हो रही है वो डिसफंक्शनल है,